और अब बात करेंगे बिहार के चुनावी रण की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 147 महिला और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पहले चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा जब तक कि उस विज्ञापन की पूर्व स्वीकृति राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त न हो। बिहार में पहले चरण के लिए 5 से 6 नवंबर यानी 5 और 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को यह प्रतिबंध लागू रहेगा। तो आपने देखा कि बिहार चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया जहां जारी है, चुनाव आयोग अपने जो सारे कर्तव्य है वो कर रहा है। जिस तरह से इस चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए वो सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो वहीं पर एनडीए नेता और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी आमने सामने है। तो ये सारा सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो लोगों के सामने है। महागठबंधन में मची सिरफुटौल पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व अब नहीं बचा है। लगभग 15 सीटों पर इंडी दलों के जो दल है वो आपस में ही उनके बीच घमासान दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी जैसे नेताओं के अस्तित्व पर संकट का समय शुरू हो चुका है। महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था, लेकिन लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। और कमोबेश पूरे बिहार में, चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है। जो बैगेज है जंगल राज का वो उनके साथ है और भ्रष्टाचार के अनेक बड़े मामले चल रहे हैं लालू जी पर और तेजस्वी यादव पर। यह मुकाबला एक तरफा है। और महागठबंधन में मचे इस घमासान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब है कि कम से कम 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सोचिए 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। तो ये बीजेपी का कहना है कि टुकड़े टुकड़े अलायंस हो चुका है। उसको कह रहे हैं कि अब महागठबंधन जैसी कोई चीज नहीं रही क्योंकि इनमें गठबंधन नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन में महायुद्ध
अगर तो गलत नहीं होगा। हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आज के दिन का चुनाव प्रचार किस तरह से चुनावी रंग है, ये सारी जानकारी तो आप हमको देंगे ही कुमार आलोक, लगातार आप इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमको बताइए कि ये जो महागठबंधन की रार है वो दरअसल बहुत ज्यादा इस जिसको कहते हैं कि बिहार के सियासी रण में इसी का शोर है, क्योंकि अब आपस में उनका जिसको कहते हैं तालमेल नहीं हो पाया है। तो कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह से इसको जनता देख रही है? देखिए, जिस तरीके से मीडिया में इनका नाम दिया गया है महागठबंधन, लेकिन आपने जो जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको आप महाराड़ कह सकते हैं, रार नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल और इसके अलावा जो वीआईपी पार्टी है, इनके बीच जो सामंजस्य है, इनके बीच जो तालमेल है वो पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। अब कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से। अब देखना ही होगा कि 23 अक्टूबर को जब दूसरे चरण का नाम वापसी का जो अंतिम तारीख है, उस दिन कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है महागठबंधन की पूरी जो टीम है। अभी तक हम अगर देखेंगे तो 143 सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, 61 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम मिलाकर के 30 सीटों पर इन्होंने अपने कैंडिडेट दिए हैं और 15 सीटों पर वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसने दिया है। अब इसमें कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, दोस्ताना संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो ये संघर्ष ऐसा है और ये भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहां पर दो महागठबंधन की जो पार्टियां टकरा रही हैं। अब राजेश राम जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर वहां पर राजद के सुरेश पासवान वो भी बहुत बड़े नेता है, बहुत जनाधार वाले नेता हैं, वो वहां खड़े हैं। कांग्रेस के राजेश राम को शेरो शायरी लिखना पड़ रहा, जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है उसको आप देखेंगे तो लगेगा कि किस तरीके से वो नाराज है आरजेडी से। उसी तरीके से आप सिकंदरा सीट जो है, सिकंदरा सीट जो उस पर दूसरे चरण में वो चुनाव होगा, तो सिकंदरा सीट पर उदय नारायण चौधरी बहुत बड़े नेता हैं आरजेडी के, विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और उनके खिलाफ आरजेडी ने वहां पर ये कांग्रेस ने वहां पर कैंडिडेट दिया। तो ये नूरा कुश्ती जो है वो जारी है और हालांकि हाई लेवल पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसमें इंटरवेन कर रहे हैं, सोनिया गांधी इसमें इंटरवेन कर रही है, लेकिन कुछ बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है उनका स्टेटमेंट आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया। ये वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसने जब वहां उनकी सरकार बनी झारखंड में, तो उन्होंने कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी, आरजेडी को सम्मानजनक सीटें दी और जब सरकार बनी हेमंत सोरेन की तो इन लोगों को मंत्रिमंडल में भी अच्छा स्थान दिया। लेकिन सिर्फ वो दो सीटों की बात थी, वहां पर तेजस्वी नहीं माने, कांग्रेस नहीं मानी। तो उनके प्रवक्ता का कहना है कि आरजेडी की अपरिपक्वता यानी जो सीधा उन्होंने बताया कि तेजस्वी परिपक्व नहीं है और कांग्रेस ने समायोजित करने का प्रयास नहीं किया। इसी का फल है कि हम लोग बिहार चुनाव से अलग हो रहे हैं। दूसरे को अपरिपक्व बता रहे हैं कुमार आलोक। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर भी काफी विद्रोही खड़े हुए थे, मतलब उनकी पार्टी के लोग खड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी ने 99% या आप कहें कि 90% उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया। अपने जो विद्रोही उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको बिठा दिया और उनको मान मनोबल करके बिठाया। तो एक स्ट्रैटेजी जो बीजेपी की रही वो उसमें कहीं भी विद्रोही उम्मीदवार उनके नहीं है। लेकिन थोड़ा अगर हम इंडिया की बात करें तो जेडीयू के अंदर ऐसा है कि जेडीयू के अंदर भी दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके विद्रोही उम्मीदवार ताल ठोक कर खड़े हैं और जेडीयू अभी तक उनको बनाने में सफल नहीं रह पाई है। जी, एक चीज आपने जिस तरह से कहा कि आरजेडी के लोग जो है कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के लोग आरजेडी के ऊपर इसके लिए तोहमत लगा रहे हैं, किसकी गलती है? आपको लगता है कि आखिर कहाँ चूक हो गई आरजेडी और कांग्रेस से या महागठबंधन से कि ये गठबंधन नहीं हो पाया? इसके पीछे की क्या वजह रह गई? देखिए, वजह काफी हो सकती है, लेकिन आप अफाक अहमद की अगर बात सुनेंगे, आप कस्बा से वो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के और उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, उन्होंने जब एक ऑडियो वायरल हुआ है, उस वायरल ऑडियो में वो कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष से कि भाई मेरा टिकट क्यों काट दिया गया। उन्होंने कहा, तो उस ऑडियो वायरल में कहा है उन्होंने कि नहीं मैंने टिकट नहीं काटा, मैंने तो सीईसी में आपका सिंबल को ये वेरीफाई करते हुए हमने ऊपर बढ़ा दिया। आप अल्लाह वारू जी से बात कीजिए, कृष्णा अल्लाह वारू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं।
तो उनका कहना है, आफाक अहमद का कहना है कि नहीं, उनका स्विच ऑफ आ रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि पप्पू यादव कौन होते हैं कांग्रेस में, क्योंकि जो आफाक आलम का टिकट जो कटा है उनकी जगह पर इरफान आलम को दिया गया टिकट, तो माना जा रहा है कि इरफान आलम जो है पप्पू यादव के आदमी है। तो उनका सवाल है कि पप्पू यादव कांग्रेस में क्या है, तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तो ये एक पैसे का जो खेल हुआ, और वो आफाक आलम बाद में कहते हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ पूरे वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, लेकिन यहां पर तो कांग्रेस में टिकट चोर बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस का जो कैंडिडेट, जो सिटिंग कैंडिडेट था कस्बा से, वो कह रहा है कि कांग्रेस वोट चोर की बात करते हैं और खुद टिकट चोर है। तो ये ऐसी जो आरजेडी के अंदर भी आरोप लग रहे हैं, टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। आरजेडी के अंदर, कांग्रेस के अंदर तो ज्यादा टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं वामपंथी पार्टियों की, तो वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है टिकट बेचने का वीआईपी पर भी आरोप लग रहा है, जो विकासशील इंसान पार्टी है। अब जहां तक हम कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की बात करें, तो वामपंथी पार्टी बछवाड़ा सीट, जो पिछली बार सीपीआई बहुत ही कम सीटों से वो कम मतों से वो सीट हारी थी, और 600 के लगभग मतों से वो हारी थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने, आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, बोगो सिंह, जो एक बाहुबली है, बोगो सिंह, वहां मटिहानी से, तो इस तरह से तमाम सारी सीटें हैं जहां आमने सामने लड़ रहे हैं। जी, एक तरह से आप देखें कि जी, दरअसल जो आपने एक और प्रश्न उठाया कि जो ये बेचने वाला, आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव के घर के सामने एक प्रत्याशी थे, वो कुर्ता फाड़ कर जार रोते हुए नजर आए, तो और वो ये भी कहते रहे कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए हमने दिए हैं। तो ये वोट चोरी से ज्यादा अब ये टिकट चोरी पर आ गया है, और ये सबसे खास बात है कि जो बिहार की जनता है वो इस पूरे राजनीतिक प्रहसन को देख रही है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए कुमार आलोक।